अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। क्योंकि सेहत सबके लिए हमारी प्रोग्राम है और लोगों को डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एपिसोड में एक डिफरेंट मसले को डिस्कस किया जाए। आज का जो मसला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा ड्रामों और फिल्मों में बचपन से आप देखते आए होंगे कि कैसे जो है वो एक्टर जा रहा होता है धूप में, अचानक उसे चक्कर से आता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है और फिर वो फेंट हो जाता है या सर में मुस्तकिल उसको दर्द रहने लगता है। फिर जाता है डॉक्टर के पास और फिर डायग्नोज होता है कि जी ब्रेन ट्यूमर है, बहुत देर हो गई और बस फिर मरने ही वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर केस का ऐसा ही अंजाम हो। अगर आपके सर में इस तरह का दर्द रहता है या बेहोशी होती है या कुछ भी होता है, तो अगर हम वक्त पे जाके डायग्नोज कर लिया जाए तो ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने वाले भी मौजूद हैं। इसलिए जो आज हमने डॉक्टर जिनको इनवाइट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और वो डील करते हैं न्यूरो सर्जरी से। न्यूरो सर्जरी ना सिर्फ ब्रेन की सर्जरी को हम कहते हैं, जो कि आपके मतलब आपने देखा होगा कितने ज़्यादा हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ट्रॉमा होता है और किस तरह से वो इग्नोर होता है, किस तरह से गलत तरह से मैनेज होता है, घर ले जाया जाता है पेशेंट को और तब तक चीज बिगड़ जाती होती है बजाय सर्जरी को टाइम पे किए हुए, जिससे कि उनकी जान भी बच सकती है और हर किस्म की डिसेबिलिटी भी बच सकती है। तो ना सिर्फ आपकी दिमाग बल्कि आपकी नसें और आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे एक न्यूरो सर्जन जो है वो डील करता है। और ये वाकई वही डॉक्टर है जो आपको सिर्फ दवाइयों पे नहीं टरकाता, बल्कि इमीडिएटली जब वो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो आप चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर अकबर खान न्यूरो सर्जन है, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी होते हैं, साथ साथ कराची में भी प्रैक्टिस करते हैं, लाहौर में भी, पेशावर में भी, और उन्होंने पूरे मुल्क का ठेका उठाया हुआ है क्योंकि अपनी तरह के वाहिद डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मेहरबानी डॉक्टर ताहिरा आपके इनवाइट करने की। आखिरी दफा जब हम मिले थे मेरे ख्याल में 2 साल पहले की 2 साल भी पीटीवी पे ही मिले थे और हाँ, अभी भी पीटीवी पे ही मिले। और पीटीवी अच्छा है इस मामले में कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स को हमेशा इनवाइट करता है। तो सबसे पहले तो आप बताइए भाई, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है ब्रेन ट्यूमर को लेकर या ब्रेन के मसाइल को लेकर। किसी को सर में दर्द होता है तो होता ही चला जाता है, किसी को बेहोशी होती है तो वो भी होती रहती है, ये जो मिर्गी के अटैक्स आते हैं, सीजर्स होते हैं, वो भी होते रहते हैं। तो ये क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करें? तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं तो हूँ न्यूरो सर्जन। तो ज़्यादातर होता ही है कि मतलब मेरी जो मेन प्रैक्टिस है, मेन बल्क है, उसमें ज़्यादातर आते हैं ब्रेन ट्यूमर्स। होता ही है कि मरीज़ ज़्यादातर जो मेरे पास आता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी तकरीबन काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होती है, वो प्रेजेंट करता है कि मेरे सर में दर्द है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्रेन ट्यूमर का वो है सर में दर्द। और ऐसा सर में दर्द नहीं कि जो कि पैनाडोल से ठीक हो जाए, ऐसा सर में दर्द होता है कि जो कि ठीक नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और मेरे पास ऐसे मरीज भी आए हैं जिनको एंटी साइकोटिक्स पे डाल देते हैं लोग, एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं कि पागल है। तो होता ही है कि फिर जब फाइनली उसका और भी सिम्टम्स होते हैं कि यार उनको उल्टी आना शुरू हो जाती है, उनको नज़र सही नहीं आ रहा होता, धुंधला नज़र आ रहा होता है, कभी कभी कान में सुनना बंद हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए फिर हमारा सबसे बॉक्स स्टैंडर्ड जो है वो ये MRI आपने ब्रेन का कराना है, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादातर मरीज़ आते हैं जिनका MRI ब्रेन हुआ होता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ आते हैं। अभी मैंने सुबह एक सर्जरी की, आने से पहले 2 साल की बच्ची की सर्जरी की, तो उसकी काफ़ी अरसे से वो सीधा नहीं चल रही थी, उसका चलने में फ़र्क था, ठीक है ना। तो पैदा हुई है, फिर उसके साल बाद वो चल सही नहीं रही थी, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, इधर ही रहते हैं इस्लामाबाद में। तो जब नहीं तो जैसे ही मेरी क्लिनिक में आए थे, तो अब मेरे ख्याल में कल आए थे कि कल आए थे मेरे ख्याल में, कल या परसों। तो मैंने उन्हें एक बात की, मैंने कहा देखें एक बात है, इसको ये सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नहीं कराते ना तो ये आप बच्ची के साथ जाती कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा, क्योंकि मैं तो देखें ट्रेन बाहर हुआ था, मेरी एथिक्स बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। बाहर मुल्क में ये होता है कि अगर मैं डिसीजन ले लूँ कि यार इस बच्ची की सर्जरी होनी है तो फैमिली कैन नॉट स्टॉप मी। लेकिन हमारे यहाँ क्यों घबराया जाता है कि भाई शायद खोपड़ी को खोल के, स्कल को खोल के क्रेनियोटमी करेंगे तो शायद बहुत नुकसान होगा, या बहुत सारे लोग अपनी बैक की सर्जरी नहीं कराते कि भाई हम स्पाइन को छेड़ना नहीं चाहते। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने अब जब उसको, मेरी माँ को मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा देखो you're fairly educated woman. It's going to take me only 15 minutes, okay, this surgery. I'm going to do that in 15 minutes. मैंने उस सर्जरी 15 मिनट में की आपके शो पे आने से पहले। तो फिर माँ को मैंने कह दिया कि ये देख ले कैसी है अभी। तो इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर था उस बच्ची को? उसको ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उसमें वो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। अच्छा।
तो उसके अंदर हम स्पेशल रिजर्वायर एक डालते हैं, माया रिजर्वायर, तो उसको मैंने वो डाला। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, लेकिन उससे उसकी सारी वो जो हाँ मसाइल, क्योंकि वो इतना अगर इतनी बड़ी रसोली है और वो मैंने सारी श्रिंक करके इधर कर दिया, तो फिर उसको हम रेडियोथेरेपी वगैरह दे सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं ना। थोड़ा सा ये बताइए कि वाकई ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को होता है, उसके सर में मुस्तकिल दर्द रहता है या उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या वो अचानक बेहोश भी हो जाता है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डर के उसे फौरन जाके एमआरआई करा लेना चाहिए और फिर एक न्यूरोसर्जन के पास जाके डिले नहीं करना चाहिए जब न्यूरोसर्जन कहता है कि भाई मैं इसकी सर्जरी कर दूं? हाँ, जो होता ही है, देखें जो वही जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो कि सर दर्द मेनली होता है, ठीक है ना। सर दर्द होता है, मिर्गी का दौरा एकदम किसी को पड़ गया है, या फिर क्या कहते हैं वही नजर से ही नहीं आ रहा, तो ये लॉस ऑफ जजमेंट, क्योंकि देखिए दिमाग का इमोशन से और आपकी डिसीजन मेकिंग से भी बड़ा रोल है ना। तो अचानक अगर किसी का मूड आपको दिख रहा हो कि एक अच्छा खासा इंसान था, उसको अचानक गुस्सा आने लगा है या अचानक रोने लगा है, तो जरूरी नहीं कि वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और एंटी डिप्रेसेंट्स पे चला जाए, उसको ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, साइकाइट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर फ्रंटल लोब का ट्यूमर हो। अब होता ही है कि देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो शिफ्ट करना चाहिए कि यार व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली पाकिस्तान में मेडिसिन में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो हो ये रहा है कि देखें पेशेंट्स की प्रेजेंटेशन ऑलवेज डिलेड है मेरे पास, ठीक है। अभी मैंने आज अभी जाके मैंने 4 सर्जरीज और करनी है, जिसमें से 2 ब्रेन ट्यूमर हैं, ठीक है, काफ़ी मेजर ब्रेन ट्यूमर है। अब मैं मतलब नाम तो किसी का हम नहीं लेते, लेकिन अब एक काफ़ी बड़ा ब्रेन ट्यूमर है, मतलब 7-8 सेंटीमीटर के दिमाग में अगर ब्रेन ट्यूमर है और उसकी एक सर्जरी किसी ने सेहत कार्ड पे की, ठीक है, करीबी इलाके पे, और हिस्टोलॉजी पे आता है नॉर्मल ब्रेन। अब और वो जब मैंने चेक किया कट भी गलत जगह पे लगा हुआ है, तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा दिल खफा होता है कि यार ये पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है इस टाइम पे। अगर आप क्या मतलब होता ही है कि देखें इस टाइम पे ट्रेनिंग लेवल ये है कि मतलब न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग सिर्फ 2 साल की है पाकिस्तान में, ठीक है, एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। मुझे 20 साल लगे थे न्यूरोसर्जन बनने में, तो अब 2 साल में किस तरह न्यूरोसर्जन बन रहा है मुझे तो कुछ नहीं पता, समझ लेगी। तो लेकिन हो ये रहा है कि सेहत कार्ड पे उनको ये सेहत कार्ड, मैं ये नहीं कहता, मैं तो नॉन पॉलिटिकल सा आदमी हूँ, सेहत कार्ड भी अच्छी चीज़ है, हर एक चीज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन इफ़ इज़ यूज्ड अप्रोप्रिएटली, मिनिमम एक एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का बंदा हो एंड ही शुड बी अलाउड टू डू सेहत कार्ड, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इस लेवल का है। बेसिकली बात तो यही है ना, लास्ट एपिसोड में भी हमारे साथ डेंटिस्ट थे, वो भी यही कह रहे थे कि क्वैकरी को हमने जो है वो करना है और लेस ट्रेन्ड डॉक्टर्स के पास आप मत जाएं, क्योंकि आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी का मसला है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं, जो जानते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, वही उसको ऑपरेट करें, तो जाहिर है डेफिनेटली बेटर है। अब हम ट्रॉमा केसेस की तरफ थोड़ा आते हैं कि हमारे पास जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो जो अगले बंदे होते हैं, एक तो वो जमघट्टा हो जाता है, उसके बाद वो उसे घसीटते हैं, उसे उठाते हैं, उसे, तो क्या केयर होनी चाहिए और कैसे हॉस्पिटल? अभी तो ये थोड़ा सा गुजारा हो गया है कि यार 1122 सर्विस गुजारा करती है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ हर दिन ही श्रीनगर हाईवे पे किसी न किसी का तो एक्सीडेंट हुआ होता है और 1122 पहुंची होती है। तो होता ही है कि यार हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे किसी का सर लगा या कुछ हुआ है, कि यार उसको उसका सांस जो है ना, उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन मिलती रहे। दूसरा ये कि अगर उसकी स्पाइन की कोई इंजरी हुई है तो वो किधर उसको बिल्कुल इमोबिलाइज, हाँ, इमोबिलाइज ना किया जाए, मतलब मोबिलाइज ना, उसको हिलाया ना जाए, मतलब अगर वो लेटा हुआ है तो उसे सीधा लेटा रहने दे, उसको खींचम तानी इधर से उठाया उधर से, फट्टे से ही हुआ तो फट्टा जब तक नीचे नहीं आता, स्ट्रेचर नहीं आता, और उसको स्ट्रेट रख, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना, एक बंदे ने पाँव उठाए, एक बंदे ने सर उठाया और उसकी रीढ़ की हड्डी का मजीद नुकसान कर दिया। अच्छा, आपने जब एयरवेज का कहा है कि आपने ऑक्सीजन देनी है, तो वो कैसे देनी है? अगर खून निकल रहा है फॉर इंस्टेंस, तो साइड पे कर दे, खून करते हैं तो ज्यादातर मुंह टर्न कर लेता है आदमी, अगर गर्दन की इंजरी नहीं है, लेकिन सक्शन होती है या फिर वो हाथ से साफ कर लेता है आदमी, कुछ ना कुछ कर लेता है कि यार उसका। और जो पानी डाल देते हैं हमारे यहाँ, पानी देने, हाँ, तो पानी तो नहीं देना चाहिए ना। अभी लोग बेहोश हो रहे होते हैं, उनको पानी दिया जा रहा होता है, ये स्टैंडर्ड है। वैसे आपने सही बात की, मैंने भी देखा है। तो नहीं देना चाहिए। हाँ, पानी नहीं देना चाहिए, ट्रॉमा की सूरत में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक तो सीधा रखें, उनको हिलाएं नहीं, पानी ना दें, और एयरवे में आप क्या कहते हैं, कोई भी अगर टाइट क्लोथिंग है वो हटा दी जाए, मुंह से कुछ हटा दिया जाए। हाँ, लेकिन कोशिश की जाए, अगर आपको नहीं पता थोड़ा खैर है, 1-2 मिनट में कुछ नहीं होता। 1122 मैंने देखा इस्लामाबाद में तो बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी सिग्नल नहीं आ रहे होते ना, तो जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे होते होते। अच्छा, एक कॉलर आ गया, अब ये लाइव कॉल्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं सायरा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी बताइए। मुझे एनकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुई है। ठीक है। तो हाँ जी, तो मुझे कमर में जो है ना, काफ़ी गर्दन में और बैक रिब्स में पेन रहता है, तो मैंने स्टिफनेस भी होती है। तो अभी जो है टोफाजेक नेम की एक टैबलेट है, वो मैंने स्टार्ट की हुई है। तो उसके साथ कुछ पेन किलर्स हैं, एयरटाल और इस तरह की।
तो उनसे जो है स्टमक भी काफी गड़बड़ होता है और वेट भी बहुत गेन हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछना है कि इसका कोई सोल्यूशन है और मेडिसिन के अलावा। और ठीक है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, इनसे कैसे रब्ता हो सकता है, किस हॉस्पिटल में ये बैठते हैं? मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बैठते हैं और भी मैंने आपको बताया, आप इनको गूगल करें, इनके बहुत लंबा चौड़ा एड्रेसेस है। और दूसरा आप बताइए जी, हाँ, तो एंकालोजिंग एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें आपको तो पता ही होगा, आपको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, काफ़ी डिफरेंट सी बीमारी है। इसमें होता ही है कि इसका इलाज मेनली मेडिकेशन से होता है और ज़्यादातर करता है रूमेटोलॉजिस्ट। रूमेटोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट है जो कि दवाइयों से आपका इलाज करता है, और दवाइयाँ आप ऑलरेडी खा रही हैं। और इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छे 1-2 रूमेटोलॉजिस्ट हैं जो कि इसका इलाज करते हैं। मेरे पास बात तब आती है क्योंकि आपको बड़ा ख्याल रखना चाहिए अगर आपको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि अगर आप किधर गिरती हैं तो आपकी हड्डियों के टूटने का चांस, स्पाइन के टूटने का चांस बहुत हाई है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आपका एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कितना एडवांस है। मैंने अभी रिसेंटली एक सर्जरी की थी और एक डॉक्टर का ही मेरे ख्याल में वालिद साहब थे, तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ ऐसे गया, स्लिप हुआ, गिरा है और उसकी स्पाइन वाज ब्रोकन इन हाफ। तो मेरा रोल इधर आता है, तो मैंने उसकी फिर स्पाइन जोड़ दी। तो इनको क्या कॉलर वगैरह पहनना चाहिए? नहीं, कॉलर नहीं, इनको बस रूमेटोलॉजिस्ट की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। अपने आप को जो ट्रॉमा है या किसी वो बचाना गिरना, है। स्लिप होने से, इन चीज़ों से बचाना चाहिए, क्योंकि इनका फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता अच्छा, है। तो फिर इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? क्योंकि कहते हैं ना कि मोबिलिटी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है इन टर्म्स, अगर किसी को एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो फिजियोथेरेपी काइंड ऑफ हेल्प्स देम। फिजियोथेरेपी भी करानी चाहिए और बड़े ख्याल से करानी चाहिए, बहुत ट्रेन आदमी से करानी चाहिए कि ये ना अभी गर्दन ऐसे मोड़े तोड़ ही दे। समझ गई? अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना कि आपने बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो हमारे घरों में चाहे लोग बूढ़े हों, चाहे आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। ऐसे कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, कॉर्नर्स के ऊपर कुछ लगा हुआ होना चाहिए, फ्लोर स्लिपरी नहीं होने चाहिए, और जो है आपके रग्स वगैरह जैसे सही जगहों पे लगने चाहिए। रात के वक्त आप प्रॉपर लाइटिंग रखें ताकि उठती हैं तो कहीं टक्कर ना खाएं। अपने बाथरूम में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए कि स्लिप ना हो आपके जाए। लिए गिरना बहुत ही गिरना आपके डेंजरस लिए है। बहुत डेंजरस है। आप दवाइयां लेती रहे, लेकिन दवाइयां क्योंकि वो कह रही थी मेरे स्टमक को इरिटेट हाँ, करती हैं, तो तो प्रोबेबली आप रूमेटोलॉजिस्ट एक नहीं पसंद आया, दूसरे को दिखा नहीं, दें। सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। दवाइयां चेंज भी होती हैं और थोड़ी सी प्रोटेक्टिव दवाइयां भी होती हैं जो ओमेप्राजोल वगैरह के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं और बात करते हैं ये जो बच्चों के अंदर बहुत सारी कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइन की, स्पाइना बाइफिडा है, हाइड्रोसेफेलस है, पानी भरा हुआ है जी सर में, उसका क्या है, वो क्यों होती हैं और उसका क्या इलाज है और किस इसमें स्टेज पे मेरा कराना दिल चाहिए? बहुत खफा हो रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी बातें ये मेरा भी 5वां साल चल रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान में। तो हमारा ये है कि देखें, अगर मैं मतलब हम अब फॉलिक एसिड इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जी। कि प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। जी। अभी भी मैं देखता हूँ कि आपको वही माइलो मेनिंगोसील के पेशेंट आ रहे होते हैं जिनकी कमर पे छाला होता है, और वो ज़्यादातर बात औक़ात में देखिए पढ़े लिखे लोगों में भी आ रहे हैं कि यार वो फॉलिक एसिड नहीं ले रहे। और फिर होता ही है कि अगर आप फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं तो फिर वो कमर पे छाला आता है जिसकी वजह से पैर काम छोड़ जाते हैं, उनकी हम सर्जरी करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जो अब एक बच्चे का सर है, नॉर्मल साइज़ है, हर एक को पता है नॉर्मल साइज़ बच्चे का सर क्या होता है। मेरे पास उस दिन मतलब वो मेरी मेहनत जारी भी करी थी और मैंने कहा ये सर्जरी हो ही नहीं सकती अभी, बच्चे का सर लेकर आए, वो इतना तकरीबन इतना बड़ा वो था। वेट करते रहे इतना बड़ा होने हाँ, का। इतना बड़ा होने के लिए आपने वेट कर दिया है, तो देखिए, इस अनएथिकल टू कॉलर ऑपरेट। ले लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं भी साहब से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सर मैंने आँख का ऑपरेशन कराया था नाखवाना का। जी उसके बाद जो है सर में दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ का था जैसे ये जो मसले के ऊपर क्या कहते हैं, यहाँ पे दर्द होता है। कह रहे सुनाई सही नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं कि आंख में दाना था लेकिन वो ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा ये न्यूरोलॉजिकल इशू है। आंख के अंदर दाना था या मतलब आंख बड़ी हुई थी या क्या था? नहीं, नाखवाना था, आंख के ऊपर चर्बी थी। मुझे इसकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, सर आप बताएंगे? चर्बी नाखवाना चर्बी थी मेरा ख्याल है आंख में। चर्बी थी। नहीं, नाखवाना को कहते हैं डॉक्टर, वो आइस्टाइटिस जो है वो कहते हैं नाखवाना था। ऑपरेशन कराया, उसके बाद जब कतरे डालता था तो सर में दर्द शुरू हो जाती थी। उसके बाद डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर कहता है ये हमारा मसला नहीं, ये मेरे सर्जरी का मसला है। हाँ, तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद जैसे सजदे में जाता हूँ फिर तो मेरा बीपी आई जाता है। ओके, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि जब ये सजदे में जाते हैं, लेट अस फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन द आंख का दाना। नहीं, मैं बता देता हूँ कि अगर इस न्यूरो सर्जरी का मसला है तो किसी भी न्यूरो सर्जन को, किसी का मतलब ये नहीं है कि आप
मतलब लेकिन वैसे ये न्यूरोसर्जन को होता है दिखा बहुत दें। सारे लोगों को, मैंने सुना है कि भाई जब हम सजदे में जाते हैं तो सर का दर्द बहुत ज्यादा होता है या फिर कोई पानी आने लगता तो है इसमें बड़े CSF। हाँ CSF वो आते हैं हमारे पास, रेयर होता है लेकिन आते हैं, काफ़ी रेगुलरली तो आते हैं। ये जो पानी आना होता है CSF, उसका आप थोड़ा सा बताएंगे कि वो कैसे रेशे से फर्क होता है? क्लियर वाटर वो होता है, देखें बिल्कुल ऐसा वाइट होता सा है कि होता मेरे है? पास आते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे जब मैं आया तो लोग ज़्यादातर ये CSF बिल्कुल क्लियर पानी होता है, crystal CSF होता clear। है दिमाग का जो दिमाग का फ्लूइड जो होता है। पानी है बाज़ लोगों के नाक से आना शुरू होता है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक ये है कि यार वो खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका सर किधर लगा है किसी टाइम पे, उसके थोड़े अरसे बाद नाक से बिल्कुल सफ़ेद पानी आता है, लोग सो नहीं सकते हैं क्योंकि पानी पीछे जाता है, डूबने की फीलिंग होती है। और अगर वो पानी आता रहे तो उसको क्या कहते हैं, दिमाग सरतोड़ बुखार होने का चांस होता है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। अब हुआ ये, जब मैं पाकिस्तान आया तो जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो ये होता था कि सर यहाँ से यहाँ तक काट के और फिर वो खोल के और फिर वो रिपेयर करते थे। वो मैंने चेंज कर दिया ना, वो मैंने किया, वो मैं बजरिया एंडोस्कोप बजरिया नाक सारा रिपेयर करके निकल आता हूँ ना। खैर अभी और लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया जो कि अच्छी बात है, पीपल हैव इस फॉलोड। सर्जरी को क्या कहते हैं? किसी के नाक से पानी आ रहा है या सजदे में या बेंड करने पे दर्द हो रहा है, तो उसे इसे क्या? इसे एंडोनेजल रिपेयर कहते हैं। एंडोनेजल रिपेयर, तो नाक के जरिए वो एंडोस्कोपिक रिपेयर। एंडोनेजल रिपेयर, जो कि अभी ENT सर्जन्स ने भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आई मीन आई स्टार्टेड दिस लाइक अराउंड 4.5 years ago। वो फर्स्ट केसेस वाज डन अच्छा, हियर। अब ये आंख की इन्वॉल्वमेंट कह रहे थे, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि ब्रेन में आंख की इन्वॉल्वमेंट एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करती है? जैसे कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है, कुछ को सेंट्रल विजन जाती है, दो नजर आता है, क्या होता है? तो देखिए इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं कि आपका अगर दिमाग में रसोली है, अगर वो दिमाग की रगों के ऊपर प्रेशर कर रही है तो आपको साइडों पे नज़र नहीं आता, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, वो भी बजरिया नाक हम निकाल सकते हैं। बाज़ लोगों को दो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ठीक है। बाज़ लोगों को एक आंख में नज़र ही नहीं आता, उनकी वो आंख बिल्कुल दब गई होती है। और बाज़ ख़वातीन जिनका वज़न ख़ास तौर पे ज़्यादा हो और उनकी आंखों के पर्दे के पीछे प्रेशर पड़ जाता है, उनकी नज़र ओवरऑल कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मतलब वजन ज्यादा होने से आंखों के उसे हम- पर्दे के हाँ, पीछे पड़ता है प्रेशर। हाँ वो I'm sure खाली they don't वजन know ज़्यादा this। नहीं होता, वो एक ज़्यादातर उन्हीं ख़वातीन में होता है जिनका वजन है, उसे हम ठीक है। BIH कहते हैं, बीनाइन ठीक है। इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। ठीक है। और उसका इलाज भी मुख्तलिफ दवाइयों से या फिर लंबर पंक्चर से या फिर आखिर में हम शंट लगा देते हैं। तो न्यूरोसर्जरी इटसेल्फ काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है और उसमें मैं भी एक बात करना चाहता हूँ कि न्यूरोसर्जरी इतनी कॉम्प्लेक्स है और न्यूरोसर्जरी बहुत इवॉल्व कर रही है, ठीक है ना। मतलब हर 10 साल बाद न्यूरोसर्जरी चेंज हुई होती है, हाँ, ठीक है। तो आप पुरानी तो होता ही है कि कॉलर पहले ले लेते हैं डॉक्टर हाँ? साहब, पहले कॉलर ले लेते हैं फिर कॉलर ले कंटिन्यू। लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? गुलाम हसन जी है, करगिल बॉर्डर से। जी करगिल लद्दाख बॉर्डर। जी जी सर मेरा लड़के को कोई मसला हुआ, 2 साल पहले कोई इनको मिर्गी का कोई असर हुआ था जी। तो एपुआल दिया था, इस साल वो ठीक हो गया, तो फिर उसमें एपुआल बन गया तो ये दोबारा शुरू हो गया। अभी एपुआल और लेरेक्स दे रहे हैं जी। ठीक है, और एज जी। बता दीजिए ना, उम्र बताइए। उम्र 16 साल है जी, 16 साल। 16 साल, ठीक है। ठीक है, 16 16 साल। और मिर्गी का मसला, एपिलेप्सी है। हाँ, मिर्गी का मसला बहुत कॉमन है सर। अगर एपिवॉल शॉर्ट हो गई थी रिसेंटली यहाँ पे, लेकिन एपिवॉल और लरेस से अगर झटके बंद है तो इनको दोबारा, मतलब एपिवॉल और लरेस से अगर झटके बंद है तो इनको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे मरीज़ को ट्रीट करता हूँ, मैं मिर्गी के दौरों को ट्रीट करता हूँ जिनके MRI में नुक्स आए। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि मिर्गी जो है बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को ये झटके हैं और मिर्गी के लिए मेडिसिन लेते रहना होता है। और फिर जाके आप जब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, अगर वो सजेस्ट करता है कि भाई इसमें मसला ज़रा थोड़ा सा आगे है और इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत है, तब न्यूरोसर्जन उसके ठीक करता है। लेकिन ये होता यूजुअली है किसी के दिमाग के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मिर्गी होता है। उसमें इसके साथ साथ उनको थोड़ी सी और चीज़ें भी होती है, जैसे फ्लैशिंग लाइट जो होती है वो नहीं दिखानी होती, बार बार ऐसी वाली रोशनी से दूर रखें, बहुत ज़्यादा साउंड ऐसी नहीं दिखानी होती, या फिर उनकी सांस नहीं फूलने देनी चाहिए। जैसे गुब्बारा जब वो फूक रहे होते हैं ना, तो उनकी सांस फूक रहे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे उनकी सांस चढ़ जाए, उससे उन्हें मिर्गी का अटैक होता है। और अगर मिर्गी का अटैक हो जाए तो फिर केयरफुल होना चाहिए कि उन्हें चोट ना लगे। हम चोट पे आते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सर पे चोट होता है, फिर खून जम जाता है, कंटशन जिसे कहते हैं, concussion, और ये जो हेमाटोमा भी कहते हैं। मैं इसका ये बताएं। इसकी तरफ आता हूँ क्योंकि ये हमारी काफ़ी कॉमन सी चीज़ें और ये ट्रीट हो रही होती हैं। लेकिन मैं जो एक बात कर रहा था जो कि बीच में कॉलर आ गया, वो बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि मैं कह रहा था कि यार न्यूरोसर्जरी जो है वो तो काफ़ी, मैंने कहा न्यूरोसर्जरी हर 10 साल में तकरीबन सारी ट्रीटमेंट्स एडवांस और चेंज हो रही होती हैं। तो मैं जब आया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस इलाके में कोई भी अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आई स्टार्टेड अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। मतलब आपने बेहोशी के बगैर, बेहोशी के बगैर मरीज जागा होता है और रसोली वो इसीलिए निकालते हैं कि यार वो कोई हसास दिमाग का इलाका है जिसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक।
तो वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मिनिमली इन्वेसिव स्पाइनल सर्जरी इंट्रोड्यूस की, जो भी यहाँ पे नहीं हो रही थी, एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी या परक्यूटेनियस स्पाइनल सर्जरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या मतलब कहते हैं, रीढ़ की हड्डी क्योंकि बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, तो उसको पूरी तरह नहीं खोलना, मतलब वो उसको इतने थोड़ा 12 इंच के कट लग रहे थे, तो वो मैंने बगैर कट लगा के फिक्स करने शुरू कर दिए। है। फिर इसी के साथ साथ एंडोस्कोपिक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी शुरू कर दी। फिर क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अभी मतलब ये तो खैर इस साल हमने डे केस ग्लायोमा सर्जरी शुरू कर दी, जिसे कहते हैं कि मतलब सुबह आपकी मैंने रसोली निकाली और दोपहर को दिमाग की रसोली निकाली सुबह, और दोपहर को घर चले जाए। उसके तो मुख्तलिफ रीजंस थे, ठीक है, लेकिन वो एडवांस सर्जरीज मैं ये कह रहा हूँ कि यार न्यूरो सर्जरी इतनी एडवांस हो रही है। अब मसला है कि देखें हमारे पास ऑफ कोर्स आई मीन एक्सपीरियंस लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो कि मतलब 60-70 साल के हैं और अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और वो बड़े अच्छे सर्जन हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मेन मेरा वो है कि देखें हमारे इस टाइम में मुल्क में, चले अगर आपने सर्जरी की ट्रेनिंग 2 साल रखी है, चलो ठीक है 2 साल ही रखें, लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इस टाइम पे पूरी दुनिया के ममालिक में हो रही है, वो उसे कहते हैं हम रीवैलिडेशन। ठीक है कि यार एक डॉक्टर फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है ना, तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि आप यार 65 के बाद जरा दोबारा टेस्ट करा दें कि आप ये चला भी सकते हैं कि नहीं। अपडेट करते रहे नॉलेज, और जब एज अ पेशेंट भी जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो देखें कि भाई जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो मेरे उसके ऊपर बाद- हो रही है, हाँ। अप्लाई कि नहीं हो रही। क्योंकि अभी देखिए मैं फॉर एग्जांपल एक बंदे को जानता हूँ, वेरी गुड सर्जन, लेकिन वो अभी भी मतलब अभी वो हैंड ड्रिल्स और माइक्रो और उस पे ड्रिल्स पे हम काम करते हैं, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स पे, वो अभी भी गरारी लेके जो है ना दिमाग खोपड़ियाँ ये गामा नाइफ सर्जरी क्या चीज होती है वो बताइए। बड़ा गैमा नाइफ सर्जरी तो होती नहीं है, गैमा नाइफ शुआ होती है। इसमें मेरा मेजर एक कंटेंशन जो है वो ये है कि देखें फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे सर्जन के पास चले जाते हैं जिसके पास हायर एंड स्किल्स नहीं है, वो एक खतरनाक एरिया की रसोली नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, जो कि निकालना मैं अभी आज जाके 2 और निकालनी है मैंने अभी, तो वो अगर नहीं निकाल सकता वो आपको मशवरा दे देता है गैमा नाइफ करा ले। बहुत कॉमन कर रहे होते हैं गैमा नाइफ, बेसिकली बाहर से शुआ लग जाती है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, तो गैमा नाइफ फैंसी नाम है लेकिन गैमा नाइफ इज नॉट रिकमेंडेड। और पाकिस्तान में रूटीनली लो ग्रेड ग्लायोमास जो कि थोड़े डीप उनको रिकमेंड हो जाए, होता क्या है फिर ये बहुत मेजर इशू, और मैं रूटीन में ये कर रहा हूं। तो शुआएं नहीं लगवानी, इसको बहुत सारे लोग लेजर कहते हैं, बट इट्स नॉट अ हाँ, लेजर। होता ही है कि देखिए अभी आपको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आवाम को समझना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत अकल करें। होता ही है कि देखिए आपको अगर किसी ऐसे सर्जन ने जिसको जो सर्जरी नहीं कर सकता ज्यादा, उसने आपको शुआ के लिए भेज दिया है, आपको शुआ लग गई है, थोड़े अरसे बाद वो ट्यूमर ने तो फिर बड़ा होना है, वो बड़ा हो जाता है या वो ट्रांसफॉर्म करके कैंसर बन रहा है, मैं उस पर जाके दोबारा, और ये मैं करता हूँ महीने के कम से कम 5-6 ऐसे ट्यूमर जिनको किसी ने शुआ लगवा दी होती है, फिर वो कैंसर बन गया है, उसकी मैंने फिर सर्जरी की है। अब मेरे पास ऑप्शन लिमिटेड है कि मैं इसको रेडियोथेरेपी नहीं दे सकता फुल, क्योंकि इसको ऑलरेडी रेडियोथेरेपी मिल गई है, तो उसकी लाइफ क्वालिटी लिमिटेड हो गई है, लाइफ स्पैन लिमिटेड हो गया है। तो आप लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि यार आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो अप टू डेट है, उसको पता है कि यार क्या कर रहा है। कॉलर की जानिब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं चूनिया से बोल रहा हूँ, लाहौर से आगे चूनिया, शांगा मांगा चूनिया, उधर चूनिया से बात कर रहा हूँ। पता है, पता है। जी बताइए। जी मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए मुश्ताक साहब। जी सवाल ये है कि मेरी जो कमर की दर्द है ना पीछे बैक, वो दर्द करती है। ठीक है, वो मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा थी कि इसमें कौन सी दवाई इस्तेमाल करूं, और तो मुझे मेरे किसी से ना बाजू सो जाता है। बाजू सो जाता है, ठीक है। जी ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ जब कमर का मसले होते हैं, रीढ़ की हड्डी के मसले होते हैं, डिस्क के मसले होते हैं, तो सिर्फ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाया जाता है और न्यूरो सर्जन तक बारी नहीं आती। ऑर्थोपेडिक सर्जन तो मैं रिकमेंड नहीं करता। स्पाइन में सिवाय चंद हैं जो कि स्कोलियोसिस करते हैं, और टोटल 2 लोग हैं, ठीक है, इस पूरे इलाके तो में। ये कमर दर्द एंड स्पाइन के इश्यूज का तो बताएं। स्पाइन के इश्यूज और बहुत हाथ कॉमन सोना है। भी कह रहे हैं। स्पाइन के इश्यूज बहुत कॉमन है, हाथ सोना भी बहुत कॉमन है। अब आपने पहले कहा था आपका कमर दर्द करता है, कमर दर्द इसलिए करता है कि मैंने आपको देखा नहीं है क्लिनिक में, लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि आपका इतना वजन क्यों ज्यादा है। तो आगे से मुझे कहते हैं सर मैं तो आधी रोटी खाता हूं, तो फिर मैं पूछता हूं आप हवा से भरे हुए नहीं, बट एक्चुअली पता क्या होता है, कमर की दर्द की वजह से हिल नहीं पाते, नहीं तो होता भी है। उनका हाँ, वजन तो ज्यादा ज्यादातर हो जाता है। यही होता है कि यार कमर में चुक आ गया या कुछ हो गया, लेकिन मैं वो आपको असेसमेंट करनी होती है कि यार कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो नहीं है, कोई पैरों में दर्द तो नहीं आ रहा, पैर सुन तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये है तो इसके लिए फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करता है आदमी, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गई, मसल रिलैक्सेंट हो गए, और थोड़ा पेन मॉडिफाइंग एजेंट्स लाइक प्रीगैबलिन वगैरह आदमी प्रिस्क्राइब कर देता है, और उससे ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं विद फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर क्या कहते हैं आपका इन दवाइयों से दर्द ठीक नहीं हो रहा,
आपको मैंने 2-3 हफ्ते की दवाइयाँ लिख के दी, नहीं ठीक हो रहा, साथ फिजियो से भी नहीं हो रहा, आप दोबारा मेरे पास आ जाते हैं, मोस्ट लाइकली मैं आपका MRI करा देता हूँ, ठीक है ना। MRI करा के मैं देख लेता हूँ कि यार क्या हुआ है, कोई यार डिस्क कोई थोड़ी रप्चर हो गई है, कोई जॉइंट का इशू है, क्या है। फिर उस मुताबिक हम देखते हैं कि यार इसके साथ फर्दर क्या किया जाए, ठीक है। ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये होता है कि यार हम फिर मैं खुद ही करता हूँ सारी पेन मैनेजमेंट भी मैं खुद ही करता हूँ स्पाइन की, जिसमें हमारे पास फैसेट ब्लॉक इंजेक्शन हो जाते हैं जो कि कमर के जोड़ का इंजेक्शन या कॉर्डल एपिड्यूरल ब्लॉक्स हो जाते हैं। उससे मैक्सिमम लोग जो है ना वो निकल जाते हैं और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, पेन वापस ज़्यादातर नहीं आता अगर वो फिजियोथेरेपी करें और अपनी कमर का ख्याल रखें, अपना पॉस्चर सही रखें और सही तरीके से करें। ये सारी चीज़ों से फेल हो जाता है और फिर वो नज़र आता है कि यार वो मोरा एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल गैप जिसे कहते हैं कम हो गया, और मैं तो उसे कहता हूँ टायर पंचर हो गया जैसे, तो फिर वो टायर बदलना पड़ता है मुझे, फिर उसके अंदर फिर लगते हैं फिर ठीक ठाक सर्जरी, छोटी सी सर्जरी करता हूँ, फिर आप अयाशी करते हैं। क्या बात है। कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी जी कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं साइमा हामिद बात कर रही हूँ कराची से। जी बताइए। डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी जी वही है, आप बताइए, सवाल पूछिए। सवाल ये था डॉक्टर साहब, मैं पूछा था मेरे हस्बैंड को तकरीबन 7-8 साल से उनको फिट्स पड़ते हैं, फिट्स। जी तो उनका हम जगह जगह इलाज करवा सकते हैं तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और भी कोई सिम्टम है, सिर्फ फिट्स पड़ते हैं? नहीं, इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए फिट्स के मुझे बहुत से सवाल आते हैं असल में। फिट्स ठीक है मैं ट्रीट करता हूँ, लेकिन बहुत सिलेक्टेड केसेस होते हैं और वो साल के मेरे ख्याल में 2 केसेस होते हैं जिनकी मैं सर्जरी करता हूँ। ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं जिनके मैं वो दिमाग का नुक्स निकाल देता हूँ और वो सीजर फ्री है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैंने जितने भी किए हैं ना सारे सीजर फ्री हैं और वो बड़े सिलेक्टेड केसेस होते हैं। मिर्गी का दौरा तो बहुत कॉमन है ना, वो आता रहता है, उसका इलाज दवाइयों से होता है, ठीक है। मेरे पास जब मरीज़ आता है ना, मैं फाइनल मतलब मेरे पास आके अगर मरीज़ बैठ जाता है कि यार मेरे मिर्गी का दौरा है ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद 2 ऑप्शन, एक तो ज़्यादातर MRI कराया होता है, ठीक है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान में जो प्रॉपरली ट्रेन्ड एक ही एपिलेप्टोलॉजिस्ट है, उसका नाम है फौजिया सिद्दीकी, ठीक है ना, और वो बैठती है आगा खान में। जब मेरे पास मरीज आ जाता है तो मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में तो है ही एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट। चलिए ये तो है भी कराची की, वहाँ अगर कराची की है तो फिर फौजिया सिद्दीकी होती है, आप उसे गूगल कर ले आपको मिल जाएगी। वो मेरी दोस्त भी है और शी इज प्रोबब्ली द ओनली एपिलेप्टोलॉजिस्ट दैट आई रिकमेंड इन पाकिस्तान। स्पेसिफिक डॉक्टर के पास सही जगह पे चले जाएं तो अच्छा है। मैं गाइड तो सही करता हूँ ना, सिरात मुस्तकीम पे भेज देता हूँ सीधा। सिरात मुस्तकीम पे बिल्कुल। और जैसे आपको पता है न्यूरो फिजिशियन एक चीज होती है और न्यूरो सर्जन एक चीज होती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है जो आपका न्यूरो फिजिशियन देखता है जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती, और जब वो सर्जरी की जरूरत हो तो वो न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं। जो आपने कमर के दर्द की बात की वो तो बहुत ही अच्छी थी कि भाई फिजियोथेरेपी करनी है, पोस्चर ठीक रखना है, दवाइयां सारी लेनी है, और फिर भी ठीक ना हो और आपको कुछ दिख जाए MRI पे तो आपके पास आते हैं। तो ये कमर की सर्जरी में ये जो डिस्क प्रोलैप्स है, लेमिनेक्टमी है या कंप्रेशन से फुट ड्रॉप हो गया है, इसका थोड़ा बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी बड़ी ऑफ कोर्स मरीज घबराते हैं ज़्यादातर कमर की सर्जरी से और उनको डिले करते रहते हैं। हाँ, डिले करते रहते हैं और काफ़ी डिले भी हो जाते हैं, लेकिन आखिर में आ ही जाते हैं जब तकलीफ ज़्यादा होती है तो। और मेरी ये आदत रही है, मैं किसी को कन्विंस नहीं करता। मैंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस देखी है लोगों की होती है, वो नहीं सर आप अभी ऑपरेशन कराएं वरना आप तो पैरालाइज हो जाएंगे, और वो बेचारे को लिटाया होता है अगले दिन। और मैं कहता हूँ आपने सर्जरी करानी है, मेरा वही असूल है जो कि बाहर मुल्कों में था और अभी तक यहीं पे 500 साल चल रहा है, यही है सर आपने सर्जरी करानी है तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी है, आप अपना ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो मैं कर दूंगा, ठीक है, और मैं कर देता हूँ। और मैंने ही ये इंट्रोड्यूस की इस रीजन में, मतलब इधर जनरल सी बात है जो अगर रिवैलिडेशन और ट्रेनिंग लेवल पर डिपेंड करता है, इतने इतने कट लगा के कर रहे हैं लोग, रिवैलिडेशन हो नहीं रही, लेकिन मैं ये करता हूँ डे के सर्जरी। आपकी लंबा डेस्क है, मैंने सुबह सर्जरी की, दोपहर को आप घर जाएंगे और आपका जो कट है वो इतना सा होता है वो नज़र भी नहीं आता। तो ये लंबर डिस्क की हम बात करें, कॉलर की तारीफ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आसिफ बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी बताइए आकिब साहब मुल्तान से। जी जी मैं बचपन में गिर गया था छत से ना, ठीक है, तो मेरे सर में चोट लगी थी। ठीक है जी तो दर्द होता सर में, कान के जरिए खून गया था। अच्छा जी अभी भी आता है? दर्द जी अभी भी उनके कान के जरिए आता है और उनके सर में दर्द होता है, राइट? सर में दर्द होता। सर में दर्द हाँ, ये होता है। देखें जब सर लग जाए ना,
जब सर लग जाए तो फिर ये काफ़ी कॉमन है, सर में दर्द होना है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है। लेकिन बचपन में गिरे थे, अभी तक हो रहा है तो क्या है? वो ज़्यादातर होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, मेरे पास ये तो चलो खैर है, सर आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। होता ये है कि मेरे पास आते हैं मरीज ना, तो दिमाग में इतनी बड़ी रसोली पड़ी है, तो आगे से कहते क्या है, सर वो मैं बचपन में गिरा था, पता है वो मैं बचपन में गिरा था, मैं पछतो में बोल 70% मरीज के पीछे के मेरे आ रहे होते हैं ना, कि मैं खुद भी पठान हूँ, तो कहते हैं मैं बचपन में गिरा था, ये उसकी वजह से तो नहीं है, नहीं उसकी वजह से नहीं है, दे ऑलवेज पुट इट ऑन समथिंग एल्स। ओ वो मेरे वो रिलेट करते हैं, लेकिन इनको फिर जाके इन्वेस्टिगेट कराना है कि क्या पता इनके सर में दर्द का कोई और रीजन हो, रसोली हो। लेकिन ये जो हेमाटोमा होता है, जो पुराना जख्म होता है, जहाँ हम बात कर रहे थे कि खून जमा हो जाता है, और कभी कभी ऐसी चोट लगती है कि खून बाहर नहीं निकलता लेकिन खून अंदर जमा हो गया, ब्लंट इंजरी भी जो होती है, उसमें क्या है सिम्टम्स? ये जो होता है, देखिए अगर सर आपका लगा है तो आपका नहीं, अल्लाह खैर करे, लेकिन अगर सर किसी का लगा है तो क्या कहते हैं, ज़्यादातर वो आ जाते हैं इस टाइम पे आईसीयू चले जाते हैं, अगर बहुत सीवियर इंजरी हुई हो तो उसको हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, फिर उसके हम दिमाग का प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है ना, कि दिमाग का प्रेशर रेज हो रहा है नहीं रेज हो रहा है, और सीटी स्कैन सीरियल करा रहे होते हैं। अगर हमें लगता है कि यार दिमाग का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो दिमाग सूजना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें वो खून भी जमा हुआ है और सारी चीज़ें जमा हुई हैं, तो फिर हमें जाके दिमाग की जो खोपड़ी है वो खोल के आज़ाद करनी पड़ती है कि दिमाग को जगह मिल जाए कि वो रिलैक्स हो जाए। तो ज़्यादातर 10-12 दिन में बैठ जाता है सब कुछ आराम से, प्रेशर कम हो जाता है, और इस तरह के बहुत से पेशेंट्स मैनेज किए, मतलब हज़ारों में बात चली जाती है। लेकिन जो पुराने केसेस हैं, जैसे जिनका खून जमा हुआ है, तो वो खून तो पिघल जाता है ना, फिर अच्छा, खून गायब हो जाता है, वहाँ पे छोटा सा स्कार रह जाता है, और ये है। पेशेंट्स टेंड टू रिकवर क्वाइट अ लॉट, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादातर हेड इंजरी की अगर मैनेजमेंट आप सही करें, अर्ली रिस्पॉन्स हो, तो वो काफ़ी अच्छी तरह रिकवर करते हैं। इसी तरह स्ट्रोक के पेशेंट्स हो जाते हैं, जैसे यंग पेशेंट बहुत से मैंने किए हैं जिनका मतलब फालिज का अटैक हो गया और दिमाग सूजना शुरू हो गया, और अगर दिमाग सूजना शुरू हो गया तो फिर उसकी मैंने वो हड्डी निकाल दी, ये हड्डी खोल दी कि दिमाग फालिज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरोलॉजी का भी, कि फालिज का अटैक हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, और लोगों को नहीं पता होता है कि क्या ये रग के फटने से हुआ है या रग के अंदर नस के अंदर कोई ब्लॉकेज की वजह से हुआ है। लेकिन उसमें सर्जरी कितनी जल्दी कराना कितना ज़रूरी है ये बता दें, क्योंकि ये जो डिले टैक्टिक्स है उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी होती है। आम आवाम में तो फालिज हर एक चीज़ को फालिज कहते हैं, लकवा फालिज जो भी है, वो तो डिफरेंट हाँ चलो जो भी हाथ पैर काम छोड़ दिया तो फालिज हो गया ना। लेकिन उसमें वो वही आपने जो बात की, दो किस्म के हैं, एक ये है कि आपके जो दिमाग में जो रग जा रही है उसमें कुछ फंस गया, ठीक है ना, उसमें भी बाज़ों का सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट एमसीए इन्फाक्ट। अगर एमसीए इन्फाक्ट हो गया, यंग बंदा है, उसकी भी क्राइटेरिया है, यहाँ पर पता नहीं चलता 80 साल की भी उन्होंने खोपड़ी खोल देते हैं। देयर आर सिवियर एथिकल इश्यूज इन पाकिस्तान, ओके, लेकिन जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कम करने की लोगों को, लेकिन उसका एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि यार इस 60 से कम हो, और ये और वो सारे उसके क्राइटेरिया है। तो खैर हम उसकी फिर वो मैं सर्जरी कर देता हूँ, तो उसका दिमाग एक्सपैंड हो जाता है, फिर वापस जगह पे चला जाता है, तो वो बच जाता है और रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना, एंड ही डज रिकवर। दूसरी ये है कि यार आपकी दिमाग की रग फट गया, दिमाग की अगर रग फट गया वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, उससे हम कहते हैं सबअरेक्नोइड हैमरेज। उसमें यह था कि मोस्ट लाइकली आपकी दिमाग की रग में कोई कमजोरी थी जो कि फट गई है, वो अगर फट गई है तो उस वक्त तो फट गई है, अगर पेशेंट बच गया है, ठीक है, वो आ जाता है क्लिनिक में, अभी भी आया था मेरे पास क्लिनिक में। तो पाकिस्तान में यह कि अब इधर भी एथिकल सेवियर मसाइल हैं, ठीक है, इसकी सर्जरी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में 2 लोग कर सकते हैं इस टाइम पे टोटल, जिनमें से एक मैं हूँ, ठीक है। लेकिन होता यह है कि एथिक्स का मसला ये है कि इधर अगर मेरा अभी पेशेंट है तो देखिए, जैसे दिल का फॉर एग्जांपल लोगों का ज्यादा पता है कि दिल का आप स्टेंट भी लगा सकते हैं और आप ओपन हार्ट सर्जरी भी कर सकते हैं, तो स्टेंट लगाना बेहतर है। हाँ, तो अगर स्टेंट लग सकता है उस चीज को तो मैं भेज देता हूँ स्टेंट। अब स्टेंट किधर लगता है? स्टेंट टोटल 2 लोग हैं इस टाइम पे, वो दोनों लाहौर में बैठे हुए हैं, और वो दोनों के साथ मेरी अच्छी गपशप है, मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, यार ये पेशेंट है, इसको स्टेंट लगा सकते हो। एथिक्स रखनी चाहिए ना आपने, ठीक है, मतलब आप जब छोटी सर्जरी पे काम हो सके तो वो करा दे, जो पेशेंट के लिए बेहतर है ना, तो पेशेंट के लिए बेहतर है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट वो में ही सारा का पहले ही जाके उसके बाईपास किया, वो खोपड़ी खोल के और बस क्लिप पे लगा रहे हो। लेकिन इस टाइम इज एवरीथिंग, मतलब इन लोगों को डिले नहीं करना चाहिए। दूसरे ये जो वो वाला स्ट्रोक होता है जिसमें दिमाग की रग में कुछ ना कुछ फंस गया जाके, तो उसके भी एक टाइम फ्रेम है कि अगर आप सर्टेन टाइम फ्रेम में चले जाते हैं इमरजेंसी में, तो आपको लग जाता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी इमरजेंसी में आप जाते हैं। आपको टीपीए लगा देते हैं तो फिर आपका चांस है कि आपकी शायद रग खुल जाए। तो बिल्कुल आपने इसको डिले नहीं करना। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मेरा नाम आरिफ मौलवी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। और आई वांट टू अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा मालूमाती प्रोग्राम दे रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपके
जो स्पीकर है जी। वो भी बड़े ऑनर्ड और बड़े अच्छे लाइवली हैं। जी जी मेरा तो बड़ी खुशी हुई। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, क्या जी जी पूछिए, हम सुन रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन बहुत से लोगों को ये नहीं पता चलता कि कोई आगाही नहीं है कि उन्हें न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा फोरम नहीं होना चाहिए जैसे गूगल या इंटरनेट पे होता है कि आप सवाल डालें कि भाई आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए या न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए? और इस सिलसिले में डॉक्टर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी या न्यूरो सर्जरी, वो आवाम की आगाही के लिए कुछ मालूमात प्रोवाइड करे। बिल्कुल, ये मेरा सवाल था। थैंक यू, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसके सर, बारे में बताइए। हाँ, भाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं बाय द वे मैं क्लिफ्टन अल्तमश जनरल में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर आना हो तो वहाँ पे मिल के बैठ के ज़रूर आपको चाय पिलाऊंगा। मसला ये है कि मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन सबसे मिलता रहता हूँ, ठीक है ना। बाकी अभी भी हमारी रिसेंट मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारी एथिक्स का सिस्टम इतना ट्विस्टेड है कि मैं मतलब कितने न्यूरोलॉजिस्ट जानता हूँगा कि जो न्यूरो सर्जरी का मसला होगा, उसकी रग फंसी होगी, वो दवाइयों पे दवाइयाँ लिखी Yeah, जा that रही is very हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये सिर्फ मरीज की एजुकेशन का मसला नहीं है, ये डॉक्टर का ग्रेड भी बहुत ज़्यादा है और एथिकल इश्यूज भी हैं। वो ये कहता है कि यार चलो सिर्फ 2000 रुपए तो मैंने ले लिए ना, फिर दोबारा बुला लूंगा 2000 और ले फोरम लूंगा। कैसा हो, कहाँ पे पेशेंट जो है अपना क्वेरी डाले और उसको पता लग जाए कि दिस इज अ न्यूरो फिजिशियन केस देखिए और अ न्यूरो असल में सर्जन चक्कर ये है केस। कि देखें इधर तो अब मैं क्या बताऊं, देखिए मुझे तकरीबन कोई ओवर द ईयर जो 20 साल मैंने काम किया है, तो उसमें एटलीस्ट मैंने कोई 40 न्यूरो सर्जन्स के अंडर काम किया होगा, मिनिमम 40 न्यूरो सर्जन्स, जो कि हर अपने लेवल में पूरी दुनिया में मतलब जाने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होता यह है कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट भी यही है और न्यूरो सर्जरी में भी यही है कि आपका होता है एक सुपरवाइज़र, और अगर आपका सुपरवाइज़र अनएथिकल है, देखें हर इंसान एक जैसे नहीं होता, बहुत एथिकल लोग भी हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा एथिकल है, लेकिन बाद उधर भी जो भी कह लें मिक्स कर लेते हैं। लेकिन एनीवे अगर आपका सुपरवाइज़र अनएथिकल है, वो हर एक चीज़ ठीक करता है, आपकी ट्रेनिंग भी उसी ने की है, आपको किसी और ने ट्रेन नहीं किया है, आपने वही काम करना है। न्यूरो सर्जरी का मसला होगा, आप उसको दवाइयाँ लिखते रहेंगे। मेरा ख्याल है इसमें पेशेंट को एजुकेट हम करते रहेंगे इन्हीं सारी मीडियम से, टीवी ये से, कर रेडियो रहे हैं, से, अभी एजुकेट कर रहे हैं कि यार और इसमें थोड़ा सा आप ये देख लें कि जब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उसने दवाइयाँ दी और आपको आराम नहीं आया, आप साथ साथ ही आप जरूर ऐसा करें कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस पूरी करा लें। जब रिपोर्ट आती है ना, MRI की रिपोर्ट आती है, उस पर क्लियरली लिखा होता है कि यहाँ पे कोई लीजन है या नहीं है, जिसमें भी ये लिखा होगा ना कि मसला कोई ऐसा है जो कि दवाइयों से सही नहीं होगा, तो आप न्यूरो सर्जन के पास चले। खैर मसला पड़े, लेकिन उसमें बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। देखिए मेरे पास अगर न्यूरोलॉजी का आ जाते हैं ना मरीज, MS का मरीज आ गया, तो मैं उसको कहता हूँ सॉरी जी, ये फीस आप अपनी वापस लें और ये सामने न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं उनके पास चले जाएं। मुख्तलिफ न्यूरोलॉजी की बीमारियां आती हैं, मेरे पास भी आती रहती हैं, अब तो ये वो मैं ट्रांसफर कर देता हाँ, हूँ। बल्कि थोड़ा सा ये बताते चलेंगे, ये जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया हो MS गया, है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिमेंशिया है, ये न्यूरोलॉजी की है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह न्यूरोलॉजिस्ट को बुला लेंगे, वो उनसे डिस्कस करेंगे। और मुझसे पूछना, मैं तो बताऊंगा कौन सी न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाना है, एथिकल वाले को बुलाना। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पता नहीं कॉल शायद ड्रॉप हो गई। हम बात कर रहे थे कि किस तरह फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है बच्चों में प्रेगनेंसी में, ताकि बच्चों के अंदर ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स और ये सारे डिफॉर्मिटीज़ ना आए। तो इसमें भी बताइए कि हो सकता है कि माँ के पेट के अंदर वो हो, तभी हमें पता चल जाए जब अल्ट्रासाउंड से, और फिर हम इंटरवेंशन कर ज़्यादातर सकें। अल्ट्रासाउंड में पिकअप कर लेते हैं ये लोग, और फिर ज़्यादातर सी सेक्शन की तरफ बात चली जाती है। अगर वो लीजन बड़ा हो, वो छाला बड़ा और हो, उसी वक्त करा लेनी चाहिए उनकी भी सर्जरी। उसी वक्त करते हैं हम तो ये तो। हाँ तो मेरे पास अब उसमें भी लेट आते हैं। अभी उस दिन मेरे पास आया तो उसका छाला फटा हुआ था, तो फिर इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो लेकिन कर देते हैं। अब मेरे पास एक और आया था, ये 2 जगह पे हो सकता है, एक नीचे कमर का छाला होता है, उस दिन मेरे पास आया था, उसका वो एन्केफेलोसील कहते हैं, दिमाग के पीछे एक और दिमाग बना हुआ था, वो फिर मुझे निकालना पड़ा। लेकिन वो मेरे ख्याल में उन्होंने 1 महीने इंतजार किया हुआ था, 1 महीने का बच्चा था। लेकिन तो लेट तो चलते रहते हैं, लेकिन वो आगाही तो इसी तरह होती है। आजकल तो देखिए दुनिया जो है वो सोशल मीडिया, टेलीविजन,
यही फोरम्स है हमारे पास कि इसमें हम आप लोगों को आगाह करेंगे यार न्यूरो सर्जरी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या है। बेसिकली मैं जो इसकी एग्जांपल देता हूँ, जब मेरी क्लिनिक में कोई आ जाए ना और मैं देख लूँ कि यार इसको न्यूरो सर्जिकल मसला नहीं है, तो मुझे समझाने के लिए मैं अगर पढ़ा लिखा हो तो मैं ज़्यादातर क्या देता हूँ, देखिए एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर। मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, मैं वो खोल के हार्ड ड्राइव बदल के नई लगा के आपकी सेटिंग बराबर कर दूंगा। हाँ, मैं और जो सॉफ्टवेयर का दवाइयों नहीं ववाइयों वाला है वो सॉफ्टवेयर, वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं कि दवाइयाँ ववाइयाँ लिख के कुछ हो गया तो हो चले। गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नवाब अली सक्का से बोल रहा हूँ। जी बताइए। ये मेरे गर्दन की पिछली साइड जो है, जहाँ पे ये गर्दन और ये मगज आप में जॉइंट है ना, जी जी। यहाँ पे दर्द रहता है। ओके, और हर वक्त रहता है? हाँ तकरीबन रहता है, और ऐसा जैसे कि मिर्ची मिर्ची लगती है, इस तरह का लगता रहता है यहाँ पे। बैलेंस ठीक है आपका? गिरते तो नहीं रहते इधर उधर, डोलते तो नहीं? नहीं नहीं, बैलेंस सही है। चले जी बताइए। हाँ ये कॉमन है, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया कह लेते हैं, या इधर बेसिकली जॉइंट रिलेटेड पेन हो जाता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को देख लें, थोड़ी पेन किलर्स ले लें और अपनी नेक मूवमेंट्स को किसी फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए एक्चुअली मुआयना आजकल करा लें। पोस्चर का भी बहुत मसला है ना, लोग पोस्चर वो फोन काम पे कर ऐसे रहे हैं, वो होते हैं फोन कि पे वो ऐसे लगे बहुत ज्यादा हैं, ये हाँ। पेन है, तो थोड़ा सा पोस्चर और फोन नहीं, आजकल ये तो छोड़े ना, वो पाकिस्तानी हैंड्स फ्री तो ये होती है ना, वो मैं दिखा के आपको बता दूं, पाकिस्तानी हैंड्स फ्री ये चल रही होती है कॉन्स्टेंटली आपकी तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द काफी अच्छा होता मुझे है। बताया कि हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसे मसाइल होते हैं, दिमाग के मसाइल, जैसे मूड डिसऑर्डर भी हो गया और सारा कुछ हो गया बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर, उसको बोलते हैं जी इसको जिन चमड़ गया है, फिर उसको ले जाते हैं इस तरह के लोगों के पास, फिर वो तरह तरह की चीजें उन पे करते हैं। यार ये जेन्युइन बात है, पता है मेरे पास मरीज आया, उसके दिमाग में रसोली है, पिछले 2 महीने से उसका हकीम से इलाज करा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है उसमें बताएं, क्योंकि जब वो लेकर आते हैं ना, वो कुश्ते खा कर आते हैं, तो उनका ऐसे लिवर भी नहीं, फेल हो चुका मेरी होता बात है। सुनिए, ऐसे भी नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं और वो मार कुटाई से जिन भगा रहे होते हैं, और वो बजाय उसकी बेचारे के पहले उसके रसोली होती है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी इसलिए टूट जाती है क्योंकि उसको डंडों से मारा होता है जिन निकालने के लिए। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, ये ऐसे केसेस है। तो ये आगे ही आप जरूर, मुझे आप एक बताएं कि लाइट सी बात है कि आपने ये इतनी मैचिंग हमारे सेट के साथ ये मन के कैसे पहने हुए? ये बस वो देखें, आपने बुलाया तो हमने कहा फिर और पीले आपके पहन के आ सॉक्स भी जाते। मैचिंग और आपकी ये भी मैचिंग। ये मुझे उससे आया कि बड़े लोग जो हैं फिर इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं कि भाई कोई स्टोन थेरेपी से इलाज हो रहा है और कोई और, तो इस तरह के जो क्वैक्स हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि इंसान को तकलीफ है ना, दर्द है, तो वो कहते हैं भाई ये पहन लो तो ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये देखिए, हिकमत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, साफ सी हिकमत बात नहीं है। कहेंगे हम, कहेंगे जो लोग ऐसे मतलब फॉर्मुलेशंस बना के दे रहे होते हैं, काफ़ी है। हजामत और सुन्नत है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है, लेकिन जनरली काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन मालशियों के बारे में आप जरूर कहें, क्योंकि मालशी अक्सर स्पाइन को अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस इतनी है कि हद है। और मैं इसलिए मतलब मैंने ये सेहत के कार्ड के बारे में बात की थी कि यार सेहत कार्ड नीड्स टू बी रेगुलेटेड, हर चीज नीड्स टू बी रेगुलेटेड। हाँ, और डॉक्टर्स नीड टू बी रेगुलेटेड, रिवैलिडेशन नीड्स टू हैपन। जितना हम इसको टाइट सर्कल करेंगे उतना एथिक्स डेवलप होंगी, ठीक है ना। और अगर टाइट सर्कल नहीं करेंगे तो यही अफरा तफरी है, कुछ पता नहीं है, मरीज का जो मर्जी हो जाए। मेरे पास आया है अभी, किसी ने नॉर्मल दिमाग उसका निकाला हुआ है, इतनी बड़ी रसोली पड़ी हुई है, अभी जाके मैं निकालूंगा। रूटीन में यही कर रहा होता है। कॉलर भी आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ जी बताइए जी। मैं पहले जी आपको, मेरे कान से पीप निकलती रहती है, उस पर साइड पे सर में भी दर्द रहता है। सर में दर्द रहता है और क्या रहता है? पीप कान से निकलती रहती है, उससे कान से रेशा निकलता रहता है और उससे सर में दर्द रहता है। कान से रेशा तो खैर ENT का मसला होगा, आपको इन्फेक्शन होगा। सर में दर्द, देखिए सर में दर्द बहुत कॉमन सी चीज है ना। आपको अगर बुखार हो जाए सर में दर्द हो जाता है, पेट का मसला हो जाए सर में दर्द हो जाता है, नजर का मसला हो जाए सर में दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया सर में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया सर में दर्द हो गया, नाक बंद हो गई सर में दर्द हो गया, सर में बहुत ज्यादा बोलता है आपकी बीवी, बहुत बोलती है आपके सर में दर्द हो गया। तो हर एक चीज जो है ना इससे सर में दर्द हो जाता है। जो मेन सर का दर्द मेरे पास वो ये है कि अगर सर का दर्द आपका ठीक नहीं हो रहा किसी नॉर्मल दवाइयों से और उल्टा ज्यादा हो रहा है, फिर तो आप मेरे पास आ जाना। बस भाई आप सुन ले, जो सर में दर्द मुस्तकिल रहे, बीवी हो या ना हो, और जो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, तो उस वक्त आपने फिर न्यूरो सर्जन के पास जाना है और फिर जो वो टेस्ट कहते हैं वो सारे कराने हैं। थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बात करते हैं कि न्यूरो सर्जरी से पहले जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो दे शुड बी रेडी फॉर व्हाट बेसिक इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो मेरा तो ये है कि देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जिस चीज़ पे मैं काम करता हूँ वो ये MRI।
ठीक है। न्यूरोसर्जन ज़्यादातर मैं मरीज देखते ही वो हूँ जो MRI करा के आए होते हैं। मेरी प्रैक्टिस है भी इस तरह की कि उन्हें पता है कि ये वो वैसे इधर उधर की चीज़ें नहीं देखता। मेरे पास MRI करा के ही लाए होते हैं कि डॉक्टर अकबर ये चीज़ है और मेरे दिमाग में ये रसोली है, मैंने 20 डॉक्टर देख लिए हैं और मैं आपसे सर्जरी कराने आया हूँ। तो मेरा तो काम ही आसान है, मैंने क्योंकि वो रखी प्रैक्टिस इस तरह है पिछले 4-5 साल से। ये नहीं कि वो 25-30 मरीज देख रहे हो जिनमें से पता नहीं इधर भी दर्द है, उधर MRI भी जो दर्द है है। वो मस्ट है, अच्छी जगह से सही MRI हो। जी डॉक्टर, कॉलर आ गए, डॉक्टर बोल के डॉक्टर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। मुझे पूछना है डॉक्टर साहब से, कुछ दिन पहले मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, अब जो है ना ये टॉप पे, यानी कि जिधर वो हेड होता है ना बिल्कुल ऊपर टॉप पे, वहां पे थोड़ा सा ना पेन सा रहता है, मतलब वो खिंचाव सा पड़ता है कभी कभार। ठीक है, ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का खिंचाव है, जिस तरह से कुछ बीच में जो है ना कुछ क्लाउड बन गया कि मसन ऊपर से जो है ना टॉप पे मेरे। नहीं खिंचाव तो है, लेकिन कोई सोजिश भी है, कोई बाहर चीज निकल रही है? नहीं नहीं, कोई बाहर चीज नहीं निकल रही। दबाने से भी दर्द नहीं हो रहा? नहीं, दबाने से भी कभी कभार होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे खिंचाव तो बिल्कुल टॉप पे है। बिल्कुल टॉप, ठीक है। देखिए ये बड़ी चीज़ें आती हैं इस तरह की, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर देखें हमारे पास जो 90% चीज़ें इस तरह की आती हैं वो तो मैं मतलब गपशप लगा के टरखा देता हूँ कि चले मना मेरे ख्याल में बीवी तंग कर रही होगी या पैसे ज़्यादा मांग रही होगी, कोई और मसला होगा घर में, इधर टॉप पे दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे तो अगर देखें, अगर आपका ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है ना और आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मेरी लाहौर में क्लिनिक है, इतवार को मुझे गूगल कर ले, आ जाए, मैं आपको देख लूंगा। एक मरीज तो आ गया इस टीवी शो से। नहीं आप वाकई भाई MRI पहले अपना करवा लें। उसको MRI पढ़ना भी बड़ा आसान है, मतलब मैं इन्फर करना नहीं कह रही, नीचे लिखा हुआ होता है क्लियरली कि इसमें क्या है, राइट? वो फिर आप जाके डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उसका इलाज हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो फिर इसका यही मतलब है कि कोई अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें, जरा कोई अच्छी किताब पढ़ ले, ऐसे टीवी देख ले, येलो सॉक्स पहना है, येलो ब्रेसलेट्स पहना है। किसी उसके लिए नहीं पहने, ये मुझे रंग पसंद है। रंग पसंद होने चाहिए, इंसान को थोड़ा लाइट होना चाहिए जिंदगी में, सर में दर्द वैसे ही खत्म हो जाते हैं। मेरा काम इतना सख्त है कि लाइट रहना पड़ता है, म्यूजिक भी सुन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो बिल्कुल जितनी भी बातें आपने की ना, अभी जितने कॉलेज मेरे पास आए तकरीबन, इन सबको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यार देखें आपको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपना लें, ठीक है ना, ताकि माइंड आपका डाइवर्ट हो जाए। स्विमिंग करें, रनिंग करें, वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और ऑफ कोर्स थोड़ा ज़रा ये जो डाइवर्जन टैक्टिक्स होती हैं उनको अपनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ इसी में ही पड़े होते हैं। मेरी बेटी ने अभी मैट्रिक करना है, उसको पढ़ा के और इसने ये करना है और उसने वो करना है, ये एक्चुअली हम सारा कुछ चल रहा होता है, इंतजार करते रहते हैं। वी डोंट लिव इन द मोमेंट। हम आज में नहीं रहते ना, हमें इंतजार रहता है ये हो जाएगा, घर बन जाएगा तो मैं इसकी बालकनी में बैठूंगा, घर बनता है। मैं तो आज से आगे का सोचता ही नहीं हूँ। मैंने तो बस आज का सोचा है और बस आज सारे मरीज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सही करें, कल की कल देखेंगे। तो भाई अभी हम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप एक मैसेज दीजिए अपनी ऑडियंस को, मैसेज दीजिए अबाउट न्यूरो सर्जरी, अबाउट एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद द दिमाग या फिर रीढ़ की हड्डी या पेरिफेरल नर्व्स, कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जल्दी से शॉर्ट सा एक मैसेज मैं आपको दे देता हूँ, जो कि एक्चुअली जो हम इतने अरसे से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया और ये रूटीन में मेरे साथ चल रहा होता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि तकरीबन 25% सर्जरीज जो मैं करता हूँ ना, दे आर ऑल रीडू सर्जरीज। अच्छा, किसी ने एक दफ़ा ऑलरेडी करके, या तो अब वो हर एक अपनी तरफ से है और शायद उसकी नीयत ना हो मरीज उससे ख़राब हो जाए, लेकिन वो ज़्यादातर मरीज़ ख़राब हो गया होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एकदम जल्दी की, किसी ने कोई वो कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, एंड दे गेट दिस सर्जरी डन। अगर आप न्यूरो सर्जन के पास जा रहे हैं, और ये मिसाल मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ कि न्यूरो सर्जन से सर्जरी कराना इस तरह है कि जैसे आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है ओके हाँ, लड़की का अगला पिछला या लड़के का अगला पिछला आपको सारा पता होना चाहिए कि यार आप जा किधर हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि यार ये बंदा, इससे मैं ये सर्जरी कराऊं कि नहीं, ये भरोसे के काबिल बंदा है कि नहीं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखें, अगर आपको कोई बड़ी बिल्डिंग नज़र आ गई है और उस पर लिखा हुआ है कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है और बस मैं इस बिल्डिंग से सर्जरी कराऊंगा, बिल्डिंग से कोई सर्जरी नहीं कराता। अगर उस बिल्डिंग में डॉक्टर कोई काम का नहीं है तो यू शुड नॉट बी गोइंग टूवर्ड्स दैट बिल्डिंग इवन, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपको जो मेन पर्सन होता है हर एक चीज़ में वो होता है डॉक्टर हिमसेल्फ, और वही सर्जरी करता है और वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई बिल्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। और बाकी यह है कि देखें
एथिक्स सब चीज़ों पे तो आहिस्ता आहिस्ता बात चलती रहेगी, लेकिन अपने आप को आपने इस तरह रखना है कि अगर न्यूरो सर्जरी का मसला है तो वो पहली दफ़ा ही अगर सही करा ले बेहतर है, क्योंकि एक दफ़ा ख़राब हो जाए फिर बड़ी मुश्किल से मुझे सीधा करना पड़ता है और मुझे सख्त टेंशन होती है। बिल्कुल, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसलिए जैसे ही मसला हो उसी वक्त ठीक कराएं, डिले करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हर दफ़ा हम कहते हैं हर चीज़ में डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी जितना इमीडिएट हो जाएगा उतना बेहतर है। जितनी भी प्रेग्नेंट खवातीन है वो फॉलिक एसिड ज़रूर लें, और जितने भी और लोग हैं जिन्हें इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी का हो चाहे वो दिमाग का हो, तो पहले इन्वेस्टिगेशन कराएं और फिर एक अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। आज डॉक्टर अकबर खान न्यूरो सर्जन है, उन्होंने हमसे बात की और अच्छी बात ये थी कि हमें सक्खर, मुल्तान, कराची, लाहौर हर जगह से फोन आए और इट वाज वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी नेशनल नेशनली यूनाइटिंग प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिए सेहत सबके लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।